शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम पीआई वाले हिस्से के साथ में। सबसे पहले हम पीआईबी में जो जो न्यूज़ छपी है इम्पोर्टेंट उसको डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज़ हम देखेंगे स्वागत इनिशिएटिव से संबंधित। ठीक है, क्या है स्वागत स्कीम, क्यों इसको लॉन्च किया गया। तो स्वागत जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई एक समस्या है, समस्या का समाधान आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कर दे रहे हैं। किसके माध्यम से? स्वागत इनिशिएटिव के माध्यम से। इसको स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अप्रैल 2003 में, जब वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। द प्रोग्राम वाज ड्रिवन बाय हिज बिलीव दैट foremost responsibility of a chief minister is to solve the problem of people of the state। उस टाइम में उन्होंने सोचा था कि स्टेट के जितने भी लोग हैं उनकी समस्या का समाधान करना मेरा दायित्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए along with the early realization of the potential of technology, टेक्नोलॉजी के पास में वो ऊर्जा है कि प्रमोट किया जा सकता है ईज ऑफ लिविंग को, कैसे करके लोगों का जीवन बेहतर हो सके। ठीक है, सीएम मोदी ने लॉन्च किया था फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टैग बेस्ड ग्रीवांसेस रिड्रेसल प्रोग्राम, जिसका नाम रखा गया था स्वागत। ये प्रोग्राम कैसा है? टैग पर आधारित है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस प्रोग्राम का जो मेन पर्पस था वो का एक्ट करना एज ए ब्रिज के रूप में। ये ब्रिज के रूप में प्रोग्राम काम करेगा बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। लोगों को और गवर्नमेंट के बीच में संवाद स्थापित करेगा, जोड़ने का काम करेगा स्वागत प्रोग्राम। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सॉल्व किया जा सके उनका डे टू डे वाला जो ग्रीवांसेस है, समस्याएं हैं, उनको क्विकली, एफिशिएंट और टाइम बाउंड मैनर में। तो ओवर द टाइम जैसे जैसे बीतते गया, स्वागत स्कीम ब्रॉट अबाउट ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। बहुत बढ़िया इम्पैक्ट हमको देखने को मिला लोगों के जीवन में, और ये बन गया था एक इफ़ेक्टिव टूल जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं को हम पेपरलेस तरीके से हल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट एंड हैसल फ्री मैनर में लोगों की समस्याओं को ख़त्म किया गया है। स्वागत स्कीम अपने आप में यूनिक मानी जाती है। ये हेल्प करती है कॉमन सिटीजन को एयर हिज ग्रीवांसेस डायरेक्टली टू चीफ मिनिस्टर। कैसे करके? चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट ही उसको क्लियर कर दे रहे हैं। इट इज़ हेल्ड ऑन द 4th थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। इसका आयोजन कब किया जाता है? थर्सडे को हर महीना, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर इंटरेक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों को उनके समस्याओं को हल करने के लिए। The program has been instrumental in bridging the gap between people and government। ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है? लोग और सरकार के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये इंश्योर किया गया है कि प्रत्येक जो एप्लीकेंट है, आवेदक है, उसको डिसीजन के बारे में हम इंफॉर्मेशन दें। प्रोसीडिंग ऑफ ऑल एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑनलाइन। जितने भी एप्लीकेशन आए हैं उसकी क्या प्रोसेसिंग हो रही है इसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। 99% से भी ज़्यादा ग्रीवांसेस ऐसे हैं जिनको सबमिटेड किया गया है और सबमिटेड टू डेट हैव बीन रिजॉल्व, और इनको रिजॉल्व भी किया गया है। स्वागत प्रोग्राम जो कि ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसके 4 कंपोनेंट बताए जाते हैं: स्टेट स्वागत, डिस्ट्रिक्ट स्वागत, तालुका स्वागत एंड ग्राम स्वागत। द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ अटेंड पब्लिक हियरिंग ड्यूरिंग द स्टेट स्वागत। और जब स्टेट स्वागत की बात करी जाती है तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर खुद उपस्थित रहता है। वहीं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो देख रेख करते हैं डिस्ट्रिक्ट स्वागत की, जबकि मामलातदार और क्लास फर्स्ट ऑफिसर हेड ऑफ द तालुका स्वागत। तो तालुका स्वागत का हेड किसको बनाया जाता है? मामलातदार एंड क्लास फर्स्ट ऑफिसर को। वहीं यदि हम ग्राम स्वागत की बात करें, सिटीजन्स फाइल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को फ्रॉम द 1st to 10th ऑफ एवरी मंथ टू तलाती या फिर मंत्री। 1 से लेकर के 10 तारीख तक आपको डेट रहती है कि आप तलाती या फिर मंत्री के पास अपने एप्लीकेशन जा कर के जमा कर सकते हैं।
इसमें इंक्लूडेड है तालुका स्वागत प्रोग्राम फॉर रिड्रेसल. In addition, the Lok Faryad program is also operational for citizens wherein they file their grievances at the स्वागत यूनिट. इसके अलावा लोक फरियाद प्रोग्राम भी चल रहा है. स्वागत ऑनलाइन प्रोग्राम हैज़ बीन गिवन वेरियस अवार्ड्स ओवर द ईयर. इस प्रोग्राम को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं. इसमें इंक्लूड है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड 2010. कैसे करके यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया गया है, अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई गई है सरकारी नौकरों की. इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो यूके और इंडिया के रिलेशन को बताता है. बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ में आयोजित करता है. इससे दोनों देशों के बीच में रिलेशन मजबूत होता है. साथ ही साथ हमारी जो आर्मी है उनकी आर्मी से कुछ सीखती है और उनकी आर्मी हमारी आर्मी से कुछ सीखती है. तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास जिसका नाम रखा गया है अजय वॉरियर 2023 का सैली सबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में आयोजन किया गया. भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 ये 7वें नंबर का संस्करण था. इसका आयोजन 27 अप्रैल से 11 मई तक सैली सबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में आयोजन किया जा रहा है. युद्धाभ्यास अजय वॉरियर भारत का यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है. हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है जो कि यूनाइटेड किंगडम और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता रहा, कभी वहाँ कभी यहाँ. इसका पिछला संस्करण कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के चौबटिया 2021 में. यूनाइटेड किंगडम से 2nd रॉयल गोरखा राइफल के सैनिक और भारत की तरफ से बिहार रेजिमेंट के सैनिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. भारतीय सेना की टुकड़ी भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से 26 अप्रैल 2023 को स्वदेशी हथियार और उपकरणों के साथ ब्रीज नॉर्टन पहुंची थी. तो कौन सा विमान गया था? C-17 26 अप्रैल 2023 को. इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है दोनों देशों के मिलिट्री रिलेशन को बेहतरीन करना, एक दूसरे की सर्वश्रेष्ठ प्रथा को अपनाना, संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के अंतर्गत शहरी और अर्ध शहरी माहौल में कंपनी लेवल उप पारंपरिक संचालनों को करते हुए एक साथ काम करने की कैपेसिटी को बढ़ावा देना. इस युद्धाभ्यास के दायरे में बटालियन लेवल पर कमांड पोस्ट अभ्यास, इसके अलावा कंपनी लेवल पर क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास करना भी शामिल होता है. इस अभ्यास के दौरान इसमें जो पार्टिसिपेंट है विभिन्न सिमुलेटेड स्थितियों में अपने परिचालन कौशल का परीक्षण सीखते हैं. इसके अलावा अपने सामरिक युद्धाभ्यासों का प्रदर्शन भी करते हैं. ये फ़ोटो खींची गई है. यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के आर्मी मैन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को. तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड है. वंदे भारत ट्रेन को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था. ट्रेन 18 का नाम चेंज कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और नाम रख दी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन. पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस होगा, ऐसी घोषणा करी गई थी 2019 में रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा. सेफ्टी क्लियरेंस, ट्रायल्स और टेस्ट पास कर लेने के बाद देश में निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 यात्रियों की सेवा के लिए तैयार हो गई थी. अधिकारियों ने ये कहा था कि ट्रेन 18 के टिकट शताब्दी टिकट के मुकाबले 40 से 50% तक महंगे होने वाले हैं. देखिए, इंजन लेस ट्रेन 18 का ट्रैक्शन इक्विपमेंट बोगियों के नीचे लगा है. इसे सरकार के इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने आगे हरी झंडी दिखाई थी. ठीक है, इसीलिए हमने नई दिल्ली वाराणसी रूट पर ही ट्रेन 18 के उद्घाटन के समय की मांग सरकार से करी थी, ऐसा यहाँ के अधिकारियों का कहना है. तो उस टाइम में रेल मंत्री ने यह कहा था कि देखिए, ट्रेन 18 नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलेगी. इसके दौरान कानपुर और प्रयागराज में रुकते हुए 8 घंटे में ये टोटल 755 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस रास्ते पर सबसे तेज़ चलने वाली ये ट्रेन बन जाएगी.
अभी से सबसे तेज ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच की दूरी 11 घंटे 30 मिनट में तय होती है, जिसको घटा करके 8 घंटा कर दिया गया है। फिर बाद में बताया जाता है कि सरकार ट्रेन 18 का नाम चेंज कर रही है, इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रख रही है। अब इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, इसको हम देख लेते हैं क्या बताया जाता है इसमें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फैक्ट आजकल निकल कर के सामने आ रही, बहुत सारी न्यूज़ें हम सुन रहे हैं इंडियन रेलवे के बारे में। इसके अलावा कुछ इंडियन रेलवेज़ की कंसर्न भी हैं वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड, एंड मोर पार्टिकुलरली द फैक्ट दैट एवरी न्यू वंदे भारत ट्रेन इज़ बीइंग पर्सनली फ्लैग्ड ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर। और आज हम ये भी देख रहे हैं कि प्रत्येक ट्रेन का उद्घाटन किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कुछ साल पहले की बात करें, लगभग 4 साल पहले की, तो उस टाइम में ट्रेन 18 को लॉन्च किया गया था, मतलब इसे आप वंदे भारत ट्रेन का पूर्ववर्ती बोल सकते हैं। was heralded by the initiation of vigilance investigation against some of the top architect of the project Holy Spacious Ground। तो ये जो ट्रेन 18 प्रोजेक्ट था, ये पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी। इसके अलावा एग्जीक्यूटेड किया गया था किसके साथ में, रिकॉर्ड टाइम में ये काम पूरा गया था। इसमें टीम काम कर रही थी, इंस्पायर्ड थी, टैलेंटेड थी, कमिटेड थी, रेलवे प्रोफेशनल्स। कहाँ के थे ये रेलवे प्रोफेशनल? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के थे। यहाँ पर ऑफिशियल सपोर्ट बहुत कम मिला था। टुडे इट सीम इट इज़ रनिंग वंदे भारत ट्रेन ऑल ओवर द कंट्री। आज के टाइम में हम देख रहे हैं वंदे भारत ट्रेन पूरे भारत भर में चलाई जा रही है। ये यूनिक एग्जाम्पल माने जाता है सक्सेस ऑफ ए प्योरली लोकल इनिशिएटिव ड्राइविंग पॉलिसी एट हाईएस्ट लेवल। ये एक एग्जाम्पल है कि हम किस प्रकार से लोकल निर्माण कर रहे हैं, हमारे देश में ही ट्रेनों का निर्माण कर रहे हैं और उनको हमारे देश में ही चला रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो हमारी पॉलिसी है वो एकदम हाईएस्ट लेवल पर काम कर रही है। हम देखते हैं कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है, इसको हम सक्सेसफुली इंट्रोडक्शन कर पाए हैं ऑलमोस्ट ऑन ए वीकली बेसिस इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। कहीं कहीं पर ऐसे हैं कि ये जो वंदे भारत ट्रेनें हैं हफ्ते में चल रही हैं। It is easy to lose sight of the larger picture and the various issue of confronting the Indian Railway। लेकिन वंदे भारत ट्रेन चल ज़रूर रही हैं, इसके साथ साथ में इंडियन रेलवे की जो समस्याएं हैं उनको हम दरकिनार नहीं रख सकते हैं। कुछ अच्छे प्रयास भी किए गए हैं। यहाँ पर सरकार की बड़ाई बताई जाती है कि सरकार ने रेलवे बजट को कंबाइन कर दिया है। अब पहले अलग से बजट प्रस्तुत किया जाता था रेलवे के लिए, तो अब ऐसा कोई बजट रेलवे के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो 2017 से ही ये कदम उठाया गया है। तो ये इससे क्या हुआ, इससे इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेहतरीन तरीके से आया है इंडियन रेलवेज़ की तरफ, बोथ थ्रू इंक्रीज बजटरी सपोर्ट, इसमें सरकार ने अपना बजट भी बढ़ाया है, ठीक है, फ्रॉम द जनरल एक्सचेकर एंड थ्रू इंस्टीट्यूशनल बोरिंग। इसके अलावा संस्थागत भी उधार लिया जा रहा है, जिससे पैसे की जो कमी है वो पूरी हो पाई है। यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा कुछ मैट्रिक्स की ज़रूरत है, कुछ मेज़रमेंट की ज़रूरत है, कुछ पैमाने हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत है। यदि हम एनुअल प्लान आउटले की बात करें इंडियन रेलवेज़ की, जो कि था 1,09,935 करोड़ 2016-17 में, जब हमने इन द लास्ट सेपरेट रेलवे बजट, इसके बाद इसको हमने बढ़ा दिया कितना, 2,60,200 करोड़ कर दिए 2023-24 में, मतलब 137% रुपया ज़्यादा हमने पैसा दिए हैं। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आने वाला है, हम रेल में अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर पाएंगे। ये डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
Therefore, the performance of the Indian Railway need to be evaluated using more relevant metric. इससे भी हम कोई चीज़ ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इंडियन रेलवे को आखिर समस्या कौन कौन सी है। यहाँ पर हम दो एरिया के ऊपर फोकस करने वाले हैं, एक तो मालगाड़ी के ऊपर और दूसरा पैसेंजर वाली ट्रेन की बात करेंगे। नेशनल रेल प्लान 2030 एनआरपी इसमें ये बताता है कि राइजिंग द रेल शेयर इन फ्रेट ट्रैफिक, माल की जो ढुलाई हो रही है इसमें रेलवे का जो शेयर है इसको हमें बढ़ाना है, 27% से हमें 45% करना है 2050 तक। इसके साथ साथ में जो मालगाड़ी है इनकी जो एवरेज स्पीड है 25 किलोमीटर पर हावर की, इसको हम 50 किलोमीटर पर हावर एवरेज करने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो टैरिफ के रेट रखे गए हैं फ्रेट के लिए उसमें वृद्धि की जाएगी 30% की। अब सरकार यदि सुविधा दे रही है तो जाहिर सी बात है सुविधा देगी तो किराया भी ज़्यादा वसूलेगी, मतलब जो टैरिफ है उसमें 30% की वृद्धि होगी। सरकार की लगभग कितने परसेंट की कमाई होने वाली है? 30% की कमाई होगी। तो इट मे बी मेंशन दैट द रेल शेयर ऑफ फ्रेट कैरिड रिड्यूस फ्रॉम 51% इन 2008 टू 32% इन 2018-19 फॉर लीड ओवर 300 किलोमीटर। इसके साथ साथ में यहाँ पर ये भी मेंशन किया जाना ज़रूरी है कि जो रेल शेयर है फ्रेट कैरिड इसको घटा कर के 51% कर दिया गया। पहले ये 51% हुआ करता था, अभी के टाइम में इसको 32.4% कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर लीड्स हमको मिल रही है 300 किलोमीटर की ज़्यादा, मतलब अब हम माल को 300 किलोमीटर ज़्यादा ले जा पाएंगे। आगे यदि हम बात करें पूरी तरह से जो वृद्धि देखने को मिल रही है ट्रैफिक कैरिड बाय रेल, कितना ट्रैफिक रेल लेकर के जा रहा है। यदि हम दशक की बात कर लें 8-9 से लेकर के 18-19, शॉर्ट लीड ट्रैफिक leads up to 300 kilometer and 55% of the increase was through the transport of just one commodity। एक कमोडिटी की बात करी जा रही है। पहले हम कोयल के मामले में ज़्यादा माल की ढुलाई करते थे। As yet there is no evidence of higher level of traffic being achieved concurrently with diversification of commodities। कोयला ज़्यादा हम ढोते थे, अब हम ये चाहते हैं कि और भी ज़्यादा चीज़ों की ढुलाई करें। अगला जो कदम उठाया जाना है वो रेलवे के समय पालन से रिलेटेड है। पंक्चुअलिटी की बात करी जाती है कि जो रेलवे है, रेलवे हम देखते हैं कि कितना लेट चलती हैं ट्रेनें। वहीं दूसरे कंट्री की बात करें, विकसित देशों की बात करें, जापान जैसे देशों की बात करें, तो वहाँ पर जो पंक्चुअलिटी है उसको सेकंड में मापा जाता है। हम कहते हैं आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेट हो गई, वहीं जापान कहता है कि 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड का लेट हुआ है। पैसेंजर के फ्रंट के हिसाब से देखें, जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल इंडेक्स है वो है पंक्चुअलिटी का, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। इफ़ स्टेशंस इन इंडियन रेलवेज नेटवर्क कैन बी रीमॉडल्ड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो रेलवे नेटवर्क है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। परहैप इट इज़ टाइम टू एम फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन एज वेल। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो समय पालन किया जा रहा है ट्रेनों का, उसका भी आप ध्यान रखिए। जापान का जो रेलवे है पंक्चुअलिटी को वो मेज़र करता है हाई स्पीड ट्रेन की सेकंड में, वहीं इंडियन रेलवे शुड एम टू बी एटलीस्ट विद इन 5 मिनट। तो कम से भी कम इंडियन रेलवे जो हाई स्पीड ट्रेन चल रही है उसमें 5 मिनट का अंतर लेकर के तो चले, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। वाइल पब्लिश्ड स्टैटिक्स ऑफ पंक्चुअलिटी यूजिंग आर अबव 90%, अभी जो पंक्चुअलिटी की बात करी जा रही है वो 90% से ज़्यादा का कह रहा है। 10 मिनट 5 मिनट आने में, 5 मिनट जाने में लेट आप हो जाइए, ये चीज़ को अचीव करना काफ़ी मुश्किल काम है।
These figures are arrived with a dose of adjustment, and only the destination arrival time is considered, irrespective of fact that a train might have been off schedule in route all the important intermediate station. तो रेलवेज़ की समस्या हम देख रहे हैं। एक तो माल ढुलाई से रिलेटेड है कि कैसे करके हम टाइम पीरियड को कम कर सकते हैं, अपनी ट्रेनों की स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें जो पुराना ट्रैक बिछा हुआ है ना, उसको नया करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो छोटी लेंथ की रेल की पटरियां हैं, उनको हमें बड़ी लेंथ में तब्दील करना पड़ेगा। तब जाकर के जो झटके हैं उसको हम कम कर सकते हैं और रेलवे का जो मेंटेनेंस है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो इंडियन रेलवेज़ है बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस, सेफ्टी। कई सारी अभी हाल ही में हम दुर्घटना देखें कि दो ठो जो मालगाड़ी हैं वो आपस में टकरा गई हैं, एक ड्राइवर है वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल या फिर ह्यूमन रिसोर्स इशू भी है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, कस्टमर रिलेक्शन, अफेक्ट ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑन इंडियन रेलवे सिस्टम कैपेसिटी, and so on the need to be critically analyzed, reviewed and necessary course correction affected। तो ये भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। इसके बाद सेकंड जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में अभी हाल ही में जो अटैक हुआ है, ठीक है। बस्तर वाला एरिया पार्टिकुलरली यदि हम देखें दंतेवाड़ा और बस्तर वाला जो एरिया है पूरा जंगल वाला है। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि अदर राज्य की जो बाउंड्री है वो यहाँ से चालू हो जाती है, पास में ही पड़ती है। इसलिए यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं बहुत सारे नक्सलवादियों के अटैक। अभी हाल ही में कल परसों की ये न्यूज़ है कि कम से भी कम 10 लोगों की डेथ हुई है, 10 लोगों की जानें गई हैं, जो कि किस टीम से थे? ये थे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस की। ये क्या काम कर रहे थे? जो सर्च ऑपरेशन हैं उससे रिटर्न हो रहे थे तो सड़क के नीचे सुरंग खोदी गई, उसके अंदर में आईईडी लगाया गया और ब्लास्ट कर दिया गया, तो पूरी गाड़ी को यहाँ पर उड़ा दिए थे नक्सलियों। ये आखिर कैसे संभव है? क्या हमारी कमजोरियां हैं? हमें सबसे पहले तो ये देखना है। एक चीज़ और यहाँ पर उल्लेख करना ज़रूरी है कि जो नक्सलाइट होते हैं ना, उनको वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट रहता है। उन्हीं के माध्यम से ही वो पता कर पाते हैं कि कब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और एकदम परफेक्ट टाइम में फिर वो इस प्रकार घात लगा कर बैठते हैं और हमला करते हैं। इसलिए सरकार को सबसे पहले तो जो लोकल कम्युनिटी है उसके विश्वास को जीतना पड़ेगा, और लोकल कम्युनिटी के विश्वास को आप तभी जीत सकते हैं जब आप उनकी समस्याओं को समझेंगे। किसी व्यक्ति को समस्या है तो उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत है, लेकिन सरकार पहुंच रही है हफ्ते में, महीने में, साल में, तो आप कैसे करके उनका विश्वास जीत सकते हैं? तो इस प्रकार से जो नक्सलाइट हमले हो रहे हैं उसको यदि हमें रोकना है तो जो लोकल लोग हैं उनके बीच में हमें बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ की जो टोपोग्राफी है, जंगली जो एरिया है, ये एरिया भी हमें रोकता है सर्च ऑपरेशन से, ठीक है। ऐसे हाइट वाले एरिया हैं जहाँ पर या तो हम नहीं चढ़ पाते हैं या फिर हम उन लोगों को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो जो टोपोग्राफी है ये भी एक बाधा का काम करती है, हम माओइस्ट को नहीं डिफीट कर पाए हैं साउथ बस्टर में। इसके अलावा ये लोग ट्राइबल्स लोगों के साथ में एक अलाइनेशन बना लेते हैं, ठीक है, और इसी के चलते चलते ये मिल करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके बाद हम चीज़ों को देखने वाले हैं जो कि यूनियन से रिलेटेड है। यूनियन के बारे में आपने ज़रूर सुना होंगे, जैसे कि यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कई सारे यूनियन हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे यूनियन काम करते हैं। एटक है, इंटक है, बीएचएमएस है। तो ये जो यूनियन होते हैं लोगों की आवाज़ को, वर्करों की आवाज़ को मैनेजमेंट तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है,
या बहुत सारे वर्कर लोगों की क्या डिमांड है। तो एक साथ में तो वो जा कर के नहीं मिल सकते हैं सरकार से या फिर मैनेजमेंट से या फिर कंपनी के हेड से। इसके लिए यूनियन बनाया जाता है, यूनियन के नेताओं का चुनाव होता है और यही यूनियन फिर वर्करों की बात रखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो पोस्टल यूनियन से उनकी बात करी जा रही है, सेंटर ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। एक होता है रिकॉग्नाइज करना और एक होता है डी रिकॉग्नाइज करना। डी रिकॉग्नाइज मतलब इनकी जो मान्यता है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है किनकी, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन AIPU एंड नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड द सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन एंड फॉर बाइंग बुक्स फ्रॉम द CPIM। देखिए रीज़न भी ऐसे ऐसे बताए जा रहे हैं कि आपने फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसका समर्थन दिया था, इसलिए हम आपकी मान्यता को रद्द कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के सरकार यही चाह रही है कि कोई हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए ही ना। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टुक द डिसीजन बेस्ड ऑन द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन रूल 1993। अब 1993 का कानून को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। एंड कंसिडरिंग कंप्लेंट बाय द भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन, और ये कंप्लेंट किसकी तरफ से की गई थी, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से। और ये एफिलिएटेड है किसको, भारतीय मजदूर संघ को। द ऑर्डर साइड एलिगेशन ऑफ फंडिंग पार्टी वर लेवल्ड अगेंस्ट द NFPE।